Hello student, welcome to my book Low channel. My name is विकास श्रीवास्तव. आज हम लोग क्लास 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक से चैप्टर 14 मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर स्टार्ट करने जा रहे हैं. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए हम देख लेते हैं किन किन टॉपिक्स पे यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि वेव्स, टाइड्स, टाइड्स के टाइप्स, टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, सेमी डायurnal टाइड्स, diurnal tides, mixed tide, spring tide, neap tides, tides की importance, ocean currents, character of ocean current, types of ocean current and effect of ocean current. इन सभी टॉपिक्स पे हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ. यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिन में जगाना होता है. पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है. मीन्स जब तक आपके अंदर से जुनून नहीं जागेगा किसी चीज को पाने का, तब तक आप कुछ चीजें पा नहीं सकते हैं. चाहे कोई भी कितना भी मोटिवेशनल थॉट्स या इंस्पायरिंग थॉट्स कहीं से पढ़ लें, सुन लें, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला जब तक आप खुद उस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे एक जुनून सा लेके. आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर में हम ओशन वाटर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे, उसके फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में और उन पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि ओशन वाटर पर जो इम्पैक्ट जो चीज़ें डालती हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, सैलिनिटी हो गई, वाटर की डेंसिटी हो गई एंड एक्सटर्नल फोर्स लाइक ऑफ द सन, मून एंड विंड्स, ये सभी ओशन वाटर के मूवमेंट पे इफेक्ट डालते हैं. ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून, आप जानते हैं कि सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से ओशन वाटर उठता है और गिरता है दिन में 2 बार. इसी को हम टाइड्स कहते हैं. इस पे हम डीप डिस्कशन आगे करेंगे. अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर from the subsurface and sinking of surface water are also form of vertical motion of ocean water. अगर हम इस तरीके से ओशन को कंसीडर करें तो इसके पानी का ऊपर उठना इस तरीके से और पानी का नीचे की ओर सिंक होना. ओके, अपवेलिंग ऊपर उठना ऑफ द कोल्ड वाटर फ्रॉम द सब सरफेस और सिंकिंग ऑफ सरफेस वाटर आर आल्सो फॉर्म ऑफ वर्टिकल मोशन ऑफ द ओशन वाटर. ये सब वर्टिकल मोशन है ओशन वाटर के. जैसे कि वाटर गर्म हुआ, लाइट हुआ और विंड के डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, तो इसकी जगह लेने के लिए नीचे से कोल्ड वाटर ऊपर आ गया. ठीक है, इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहता है, एक साइकिल बनी है. गर्म पानी आगे बढ़ेगा, फिर उसकी जगह ठंडा पानी लेगा, फिर वो गर्म होके आगे बढ़ जाएगा, फिर ठंडा पानी जगह लेगा उसके आगे. इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है. सबसे पहले हम वेव्स की बात कर लेते हैं जो आपको सी में देखने को मिलती हैं. जो वेव्स है एक्चुअली वो एनर्जी है. केवल वाटर ही ना समझिएगा उसको, वो एनर्जी है जो कि विंड के माध्यम से या सन और मून के अट्रैक्शन के माध्यम से उठती हैं और गिरती हैं और आगे बढ़ती हैं. ओके, विंड प्रोवाइड एनर्जी टू द वेव्स. जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि जो वेव्स को एनर्जी मिलती है वो विंड्स के माध्यम से मिलती है. जब ब्रीज या हवा बहती है 2 नॉट्स और लेस ब्लो, मीन्स 2 नॉट की स्पीड से या उससे कम की स्पीड से ओवर अ कॉम वाटर, एक शांत जलधारा के ऊपर, स्मॉल रिपल्स फॉर्म एंड ग्रो एज अ विंड स्पीड इंक्रीजेस. तो स्मॉल रिपल्स बनते हैं और विंड की डायरेक्शन में ऊपर उठते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं. ठीक है, जब तक कि इस पर व्हाइट कैप नहीं बन जाती, अंटिल द व्हाइट कैप्स अपीयर इन द ब्रेकिंग वेव्स. तो ये एक हाइट तक उठते हैं जितनी इनको एनर्जी मिलती है, उसके बाद ये नीचे फिर गिर जाते हैं, फिर कांटेक्ट में आते हैं विंड के, फिर ऊपर तक उठते हैं जितनी एनर्जी इनके पास होती है, फिर गिर जाते हैं. इस तरीके से वेव चलती रहती है. ओके, जिसमें आपने देखा होगा कि कई सारे डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफी में सर्फिंग करते हैं लोग.
ठीक है, इसी वेव्स पे होती है सर्फिंग। Waves travel because wind pushes the water body in its course while gravity pulls the crest of the waves downward. विंड क्या करती है, उसको ऊपर उठाती है, एनर्जी मिलती है और फिर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो फिर नीचे गिर जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। ओके, फॉलिंग वाटर पुशेस द फॉर्मर थ्रो अपवर्ड एंड वेव्स मूव टू द न्यू पोजीशन। जो फॉलिंग वाटर है पुशेस द फॉर्मर थ्रो अपवर्ड, ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रो को ऊपर की तरफ उठाते हैं और वेव्स मूव्स टू द न्यू पोजीशन, नई जगह पे बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रो, ये नीचे जो पोजीशन है, ठीक है, फिर विंड के कांटेक्ट में आने से ये ऊपर उठी, फिर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से फिर नीचे आ गई, फिर ये ऊपर उठी। ठीक है, तो ये जो नीचे आया पोर्शन है उसको हम ट्रो कहते हैं, और जो ऊपर वाला पोर्शन है अब मैक्सिमम हाइट, उसको हम क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, वेव ट्रेवलिंग टुवर्ड द राइट, इस तरफ विंड की डायरेक्शन होगी तो इसी तरफ ये ऐसे चलती रहेगी और ये सर्कुलेशन बन जाएगा इस तरीके से, एक ये क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉक इधर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलेशन बन जाएगा कि क्रेस्ट होगा, ऊपर उठेगा, फिर ट्रो से, फिर वो नीचे, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रो, इस तरीके से। ना आगे देख लेते हैं, हम चीजों को समझते हैं। वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनको वन बाय वन हम समझते हैं। वेव्स, क्रेस्ट एंड ट्रो, ये मैंने आपको बता दिया। द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट को हम क्रेस्ट कहेंगे और लोएस्ट को हम ट्रो कहेंगे। ओके, wave height, it is a vertical distance from bottom of the throat to the top of the crest of the wave. वेव हाइट ये आप देख सकते हैं यहाँ फिगर पे, ठीक है, ये वेव हाइट है जो मिनिमम है और मैक्सिमम जो है। ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये जो हाइट है इसको हम वेव हाइट कहते हैं कि इतनी हाइट तक वेव उठी है। वेव एम्पलीट्यूड, इट इज 1/2 ऑफ द वेव हाइट। ये देखिए मैं आपको फिगर में दिखा सकता हूँ, ये टोटल अगर हाइट अगर हम h इसको माने कंसीडर करें तो ये एम्पलीट्यूड है इसका हाफ जस्ट। ओके, वेव पीरियड क्या होता है, इट इज मेनली द टाइम इंटरवल है बिटवीन टू सक्सेसिव वेव क्रस्ट एंड ट्रो। ठीक है, दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच को बनने में या दो क्रस्ट बनने में जितना टाइम लगा या दो ट्रो बनने में जितना टाइम लगा उसको हम वेव पीरियड कहते हैं। ठीक है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव क्रस्ट और ट्रो एज दे पास द फिक्स्ड पॉइंट। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो सक्सेसिव क्रस्ट वन और टू, इन दोनों के बीच में जितना भी टाइम लगा उसको हम वेव पीरियड कहते हैं। ठीक है, या तो क्रस्ट को ले लीजिए या दो ट्रो को ले लीजिए, ठीक, दोनों को आप ले सकते हैं। वेवलेंथ क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये देखिए वेवलेंथ, या तो दो सक्सेसिव क्रस्ट ले लीजिए या दो सक्सेसिव ट्रो ले लीजिए, इस तरीके से इनकी जो बीच की डिस्टेंस है जो भी आप कंसीडर कर लीजिए x, वो वेवलेंथ होगी। ओके, नाउ वेव स्पीड क्या होगी, it is a rate at which the wave moves through the water and is measured in a knots. Okay, wave move through the water, जिस स्पीड से वेव मूव करे उसको हम वेव स्पीड कहेंगे और इसको हम नॉट्स में मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा नॉट को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं। वेव फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे, इट इज अ नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ गिवन पॉइंट ड्यूरिंग अ 1 सेकेंड टाइम इंटरवल। 1 सेकेंड टाइम इंटरवल में सपोज दैट यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, ये फिक्स्ड पॉइंट अगर हम कंसीडर कर लें तो इस फिक्स्ड पॉइंट पे नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकेंड में कितनी पास होंगी। ठीक है, 1 सेकेंड टाइम इंटरवल, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ गिवन पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट पे 1 सेकेंड में यहां से कितनी वेव पास होंगी उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ओके, ना ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। वेव क्रेस्ट एंड ट्रो, वेव हाइट,
वेव एम्पलीट्यूड, वेव पीरियड, वेव लेंथ, वेव स्पीड एंड वेव फ्रीक्वेंसी। आइए और आगे देखते हैं, चीजों को समझते हैं। टाइड्स, द पीरियोडिकली राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उसी को हम टाइड कहेंगे। वंस और ट्वाइस अ डे, या तो एक बार होगा दिन में या दो बार हो सकता है। ज्यादातर ये होता है किसके कारण से? अट्रैक्शन ऑफ सन और मून। ठीक है, इन दो मेजर प्लैनेट जो टाइड्स के रिस्पॉन्सिबल हैं, इनके अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है टाइड्स के लिए। ठीक, मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट, इसको हम मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि मून और सन की वजह के अट्रैक्शन की वजह से सी का लेवल उठता है और फिर ग्रेविटेशन पुल की वजह से वो नीचे आता है। इस तरीके से ये मूवमेंट होता है, इसको हम टाइड्स कहते हैं। विंड्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चेंज होते हैं इसी के कारण। ठीक है, क्योंकि वेव का ऊपर उठना, फिर नीचे गिरना, फिर ऊपर उठना, फिर नीचे गिरना, तो इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चेंज होता है। इसको हम सर्ज कहते हैं। ये जो मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट है, विंड्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजमेंट आना, इसी को हम सर्ज कहते हैं। टाइड्स आपको रेगुलर देखने को मिल सकते हैं, मगर सर्ज रेगुलर नहीं होते। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा टाइड की वजह से, या विंड का डायरेक्शन चेंज होगा, ऐसा नहीं है। अगर ये हो रहा है तो फिर सर्ज है, अगर नहीं हो रहा तो एक नॉर्मल सा टाइड आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट को हम सर्ज कहते हैं, और जो इंसिडेंट होता है उसको हम टाइड्स कहते हैं। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट में विंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू द लेसर एक्सटेंट द सन ग्रेविटेशनल पुल, तो हो सकता है कि कभी मून का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा हो या कम हो, तो उसी के बेसिस पे ही टाइड हाई और लो होते हैं। ठीक है, आर द मेजर कॉज ऑफ फॉर द ऑकरेंस ऑफ टाइड। जो दूसरा फैक्टर है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो मैं आपको दिखाता हूं अभी पिक्चर में। इस तरीके से ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिधर अट्रैक्शन हो रहा है या ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने लगता है, बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस द ग्रेविटी। ठीक है, जो टाइडल बल्ज आपको देखने को मिला है इस तरीके से, ये टाइडल बल्ज जी। ठीक है, ऑन द वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैव अ ग्रेटर हाइट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे आपको ज्यादा हाइट देखने को मिलेगी, क्यों? वहां पे मून या सन का अट्रैक्शन ज्यादा काम करेगा, इस वजह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब जो चौड़े प्लेन एरिया है, लैंड एरिया है चौड़ा काफी। ठीक है, और उसको ऊपर वाटर फ्लो हो रहा है, मतलब कि ज्यादा डेप्थ नहीं है वहां पे, बहुत ही कम डेप्थ है, फैलाव ज्यादा है। तो उस जगह पे आपको जो टाइड्स देखने को मिलेंगे उनकी हाइट काफी ज्यादा होगी, क्योंकि उस जगह पे मून या सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो अधिक इफेक्ट करता है। ठीक है, द शेप ऑफ बेस एंड एस्चुरीज along a coastline can also magnify the intensity of tides. ओके, जो शेप ऑफ बेस हो, या जैसे कि इस तरीके से अगर हम इंडिया का डायग्राम बनाएं और इधर ये बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे का शेप या एस्चुरी जो कोस्टल एरिया पे मिलती है, ये भी टाइड्स की इंटेंसिटी को इफेक्ट डालती है। टाइड्स हाई या लो होंगे, ये बेस की शेप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और वहां पे मिलने वाले एस्चुरी पे डिपेंड करता है। अगर फनल शेप्ड बे है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट टाइड्स पे बहुत ज्यादा पड़ता है, जैसे कि मैं आपको ये फिगर दिखा सकता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। सो करंट बिफोर हाई टाइड, ओके, ये करंट बिफोर लो टाइड, इस तरीके से ये टाइड इंटर कर रहा है इस तरीके की फनल शेप की बे में। ओके, यहाँ पे आप ओरिजिनल पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, पिक्चर आपको आई होप आपको क्लियर दिख रही होगी। ठीक है जी, इस तरीके से ये बेकार शेप है फनल शेप में, और यहाँ पे टाइट इंटर कर रहा है। तो शेप पे और एस्चुरी पे जो वहां पे मिलेगी कोस्टल एरिया पे, उस पर भी डिपेंड करता है कि टाइड की इंटेंसिटी कितनी होगी। ओके, व्हेन टाइड इज channel between island or into a bay, the estuary they are called tidal current. जब इस तरीके से किसी आइलैंड में या बे में या एस्चुरी के पास जाते हैं टाइड्स, उसके पास उठते हैं, या तो ऐसे टाइड्स को हम टाइडल
करंट कहते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे देख लेते हैं, जैसे कि एक काफी ग्रेटेस्ट एग्जांपल है बे ऑफ फंडी का, जो कि आपको नोवा स्कोटिया में मिलेगी, कनाडा में जो है। ठीक है, ये बे ऑफ फंडी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना वाटर टाइड की वजह से। अब देखिए यहाँ पे वाटर नहीं, यहाँ पे नॉर्मली आराम से इंसान टहल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, पहले वाटर बढ़ा टाइड की वजह से, फिर धीरे 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 कम होता चलेगा, वो बिल्कुल ही चला गया कि आप आराम से वॉक कर सकते हैं। तो ये हाईएस्ट टाइड का एग्जांपल है, यहाँ पे हाईएस्ट टाइड बनते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे जब टाइड बनता है तो वाटर आ जाता है, यहाँ फ्लोटिंग हो सकती है आराम से। ठीक है, और जबकि जब टाइड्स जाते हैं तो पानी बिल्कुल ही चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप आसानी से वॉक कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। आइए आगे देख लेते हैं। आपको ये देखिए, ये है नोवा स्कोटिया, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि नोवा स्कोटिया में आपकी बे ऑफ फंडी पड़ेगी। ठीक है, कनाडा में। ये देखिए, ये है नोवा स्कोटिया, ये है बे ऑफ फंडी, ये कनाडा का पोर्शन है। ठीक है, ये मैं आपको रियली इमेज में यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये कनाडा के पोर्शन, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कनाडा के बीच में, यहाँ पे बे ऑफ फंडी पड़ेगी। ठीक है, इस जगह पे ये डॉट जो है। आइए आगे देखते हैं, चीजों को समझते हैं। टाइड के टाइप्स समझ लेते हैं, टाइड कितने टाइप्स के होते हैं। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी के बेस पे बात करें तो सेमी डायरोनल और डायरोनल और मिक्स्ड टाइड। सेमी डायरोनल क्या होते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है, और इनमें होता क्या है कि दिन में टू हाई टाइड्स आएंगे और टू लो टाइड्स आएंगे, तो उनको हम सेमी डायरोनल कहते हैं। डायरोनल, अगर दिन में एक हाई टाइड आ रहा है और एक लो टाइड आ रहा है तो उसको हम डायरोनल के टाइड्स बोलेंगे। ओके, मिक्स्ड टाइड क्या होता है, इसमें हमें हाइट में वेरिएशन मिलता है, जबकि इनमें लगभग बराबर ही हाइट होती है। ओके, जबकि मिक्स टाइड में हमें हाइट में वेरिएशन देखने को मिलता है, इस वजह से इसको हम मिक्स टाइड कहते हैं। ये टाइड्स जनरली ऑकर होते हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, और एंड ऑन मैनी आइलैंड ऑफ द पैसिफिक ओशन। ये नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन, इसके वेस्ट कोस्ट पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके के मिक्स टाइड। ओके, या यहाँ पे और जो आइलैंड है हवाई वगैरह, उस जगह पे आपको देखने को मिल सकते हैं मिक्स टाइड। ओके, अगर सन मून और अर्थ की पोजीशन की बात करें तो इसके बेसिस पे भी टाइड्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्प्रिंग टाइड और सेकंड नीम टाइड। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है कि सन मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ओके, इस तरीके से अगर हम अर्थ को बीच में कर दे, सन को इधर कर दे, मून को इधर कर दे, तो इस तरीके, ये अर्थ हो गई, ये सन हो गया और ये मून हो गया स्ट्रेट लाइन में। तो इस तरीके की जब कंडीशन में टाइड्स बनते हैं तो उनको स्प्रिंग टाइड कहते हैं। इनमें होता क्या है, द हाइट ऑफ टाइड विल बी हायर एंड ऑकर ट्वाइस अ मंथ। ऐसे टाइड मंथ में आपको 2 बार देखने को मिलेंगे और इनमें हाइट काफी ज्यादा होती है। वन ऑन ए फुल मून, एक फुल मून में देखने को मिलेगा और एक न्यू मून के समय पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, जबकि नीट टाइड क्या होता है, नीट टाइड 7 डेज के इंटरवल में आएंगे। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड्स के बीच में 7 डेज का इंटरवल होगा। एट दिस टाइम द सन एंड मून आर एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। सन और मून इस पोजीशन में जब हो, जैसे कि अर्थ है, यहाँ पे सन, ठीक है, इससे सन रेज आ रही, और यहाँ पे मून। ओके, तो राइट एंगल पे हो, तब जाके नीप टाइड्स बनती है। ओके, और स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड्स के बीच में 7 डेज का इंटरवल होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। आगे देख लेते हैं। वंस इन अ मंथ व्हेन मून ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। मंथ में एक ऐसा दिन आता है जब मून अर्थ के काफी क्लोज होता है, उसको हम पेरिगी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन को हम पेरिगी बोलते हैं जब मून सन के काफी पास होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस कंडीशन में अनयूजुअली हाई और लो टाइड बनेंगे। अगर टाइड की हाइट ज्यादा है तो उतना ही ज्यादा फिर जब वो नीचे की तरफ आएगी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, तो लो होगा। ठीक है, और 2 वीक लेटर व्हेन अ मून इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ,
दूसरी कंडीशन, जब मून अर्थ से नॉर्मल जो डिस्टेंस है उससे अधिक दूरी पर, उसको हम एपोगी बोलते हैं। ऐसी कंडीशन को हम एपोगी बोलते हैं। जब पास होगा पेरिगी, और जब दूर होगा तो एपोगी। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है इस समय बनने वाली ग्रेविटाइड की जो हाइट होगी वो कम होगी। ओके, और टाइडल रेंज भी क्या होगी, लेस होगी, जो एवरेज हाइट है टाइड्स की। ये तो रही मून की कंडीशन। अगर सन पास में है अर्थ के, तो इस कंडीशन को हम पेरिहीलियन बोलते हैं, जो लगभग आपको 3 जनवरी के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, और टाइड्स रेंज आर आल्सो मच ग्रेटर। आप समझ सकते हैं अगर सन पास में तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा इस पे, और टाइड्स की जो हाइट होगी वो ज्यादा होगी, तो पेरिहीलियन बोलते हैं। ठीक है, अगर अर्थ इज द फार्देस्ट सन से, तो इसकी ऐसी कंडीशन को हम एपीहीलियन बोलते हैं। पास होगा सन अर्थ से तो पेरिहीलियन, दूर होगा तो एपीहीलियन। ठीक है, ये पेरिहीलियन कह लें हम, और अगर दूर है तो हम ऐसी कंडीशन को एपीहीलियन कह सकते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है इस कंडीशन में जो टाइड्स की रेंज होगी वो कम होगी एवरेज के कंपैरिजन में। ओके, और ये कंडीशन आपको मिलेगी लगभग 4 जुलाई के आसपास। 3 जुलाई के आसपास पेरिहीलियन, और 4 जुलाई के आसपास एपीहीलियन। टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन वाटर लेवल इज फॉलिंग इज कॉल्ड द एब। ठीक है, जब हाई टाइड हो और लो टाइड हो और उनके बीच में वाटर लेवल फॉलिंग, वाटर लेवल तो गिर ही रहा है, तो इसको हम एब कहेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को हम, इस सिचुएशन को हम एब कहेंगे। टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। ठीक है, वाटर लेवल इज फॉलिंग इज कॉल्ड एब। द टाइम बिटवीन द लो टाइड एंड हाई टाइड व्हेन द टाइड इज राइजिंग इज कॉल्ड द फ्लो या फ्लड। जब गिरेगा वाटर लेवल इस तरीके से एब कहेंगे, और जब फिर हाई टाइड आएगा वाटर लेवल ऊपर उठेगा तो उसको हम फ्लड कहेंगे या फ्लो कहेंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन ये एब, और ये कंडीशन फ्लड। टाइड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत ही ज्यादा समझने वाली चीज है। टाइड्स हेल्प करते हैं नेविगेटर को और फिशरमैन को। ठीक है, क्योंकि उनको फ्लोट करने में आसानी होती है। सपोज दैट कहीं पर इस तरीके से कोस्टल एरिया में है और टाइड की वजह से पानी अंदर तक आ गया है, मगर जब लो टाइड होगा या टाइड रिटर्न होगा तो यहाँ से पानी जाएगा, तो कुछ यहाँ पे उनको फिश वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, और उनको फ्लोट करने में भी आसानी होगी। नेविगेटर को टाइड्स की वजह से पता चल जाता है, नेविगेशन में काफी हेल्प मिलती है कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना। ठीक है, कि हाई टाइड आने वाला है, अगर आया हुआ है तो किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो रिटर्न होगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, टाइड से हेल्प करते हैं डिसिल्टिंग में द सेडिमेंट, मतलब कि डिसिल्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेडिमेंट्स को ये बहा कर ले जाते हैं अपने साथ। ठीक है, और जो पोल्यूटेड वाटर होता है जो रिवर से आ रहा होता है समुद्र की तरफ, उसको भी बहा कर अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, टाइड्स क्या होते हैं, आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पावर। ठीक है, इसका यूज हम टाइड्स का, जो अदर कंट्री हैं कनाडा, फ्रांस, रसिया, चाइना, वहां पर बहुत ही पहले से हो रहा है इस टाइड्स का यूज वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में। और जबकि अपने यहाँ इंडिया में वेस्ट बंगाल में सुंदरबन एरिया पड़ता है, वहां पे दुर्गा ध्वनि नाम से एक प्रोजेक्ट बन रहा है 3 मेगावाट का, जो कि जहां पर हम टाइड से ही एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, आपके रिसेंट एमसीक्यू एग्जाम मींस जहां जिस एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं इस तरीके के, वहां पे ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ocean current are like river flow in ocean. They represent a regular volume of water in a definite path and direction. अब ओशन करंट की बात कर लेते हैं हम। क्या होता है कि लाइक अ रिवर फ्लो इन अ ओशन, ये इस तरीके से करंट अगर फ्लो हो रही तो ये एक तरीके से नदी के बहाव की तरीके होती है, जिनका पाथ और डायरेक्शन एक डेफिनेट होता है कि इस पाथ पर या इस डायरेक्शन पे ही जाएंगे। इनका भी काफी इंपॉर्टेंस होती है बेसिकली कोस्टल एरिया में। ठीक है, और अदर एरियाज में भी वन बाय वन चीजों को हम समझेंगे। इन पे
इन्फ्लुएंस पड़ता है दो तरीके के फोर्स का, एक प्राइमरी फोर्स, एक सेकेंडरी फोर्स। प्राइमरी फोर्स क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं इनके मूवमेंट को, और जबकि सेकेंडरी फोर्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इनके करंट फ्लो को, ठीक है, कि बहती रहे। प्राइमरी फोर्स इनको उठाते हैं, इनिशिएट करते हैं, शुरुआत होती है, और जबकि जो सेकेंडरी फोर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूसली फ्लो होते रहे, ठीक है। प्राइमरी फोर्स हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्सेस। जो प्राइमरी फोर्स हैं उसके अंडर में कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, सोलर एनर्जी, हीटिंग, विंड, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स। इनका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है देखते हैं। हीटिंग क्या करती है, जो कि सोलर एनर्जी की वजह से हो रही है, वाटर को एक्सपेंड कर देती है। आप जानते हैं जब भी आप पानी को गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंड होता है। अगर एक्सपेंड हो रहा है, जो कि इक्वेटर के पास ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे स्टेट लगभग पड़ती है सनरेज, ओके, तो इस कारण से जो सी का लेवल होता है वो 8 सेंटीमीटर अबव होता है कंपेरिजन टू द मिडिल लैटिट्यूड, ओके। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हाइट पे ज्यादा मिलेगा कंपेरिजन टू द, अगर हम मिड लैटिट्यूड में थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं इक्वेटर के कंपेरिजन में। अगर ये इक्वेटर है 0 डिग्री और उससे ऊपर चले जाते हैं 30 डिग्री या 40 डिग्री के आसपास, तब तो यहाँ पे जो लेवल होगा सी का वो 8 सेंटीमीटर अबव होगा। क्यों, क्योंकि वो सनराइज स्टेट पड़ रही है, तो वार्म अप होने की वजह से वो एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड होने की वजह से उसकी हाइट ज्यादा हो गई, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो वाटर है वो राइट डायरेक्शन में मूव करता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। और जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, इस तरीके से ये राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है, इस तरीके से, ओके। तो इधर राइट डायरेक्शन में, हियर लेफ्ट डायरेक्शन में, ये कोरियोलिस फोर्स का इम्पैक्ट पड़ता है। These large accumulation of water and flow around them are called gyres. इस तरीके से क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लार्ज अमाउंट में वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसकी जो फ्लो होता है अराउंड देम, उसके चारों तरफ, ठीक है, कहीं पे एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, और उसके चारों तरफ फ्लो जो होगा वाटर का, इसको हम जायरेस बोलेंगे, ठीक है। दिस प्रोड्यूस लार्ज सर्कुलर करंट इन ऑल ओशन बेसिन। तो बेसिन में यहाँ पे कहीं पे बनते हैं इस तरीके से जायरेस, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्यूमुलेशन हो जाता है वाटर का, और उसके चारों तरफ जो वाटर इस तरीके से बह रहा है या फ्लो हो रहा है, उसको हम जायरेस बोलते हैं, जायरेस। और ये सर्कुलर होने लगता है इस तरीके से, ठीक है, सर्कुलर करंट ऑल ओशन बेसिन, बेसिन में आपको देखने को मिलेगा। ओशन करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको ये स्ट्रॉन्गेस्ट मिलेगी नियर द सरफेस, और मे अटेन द स्पीड ऑफ ओवर 5 नॉट, 5 नॉट के आसपास आपको स्पीड मिलेगी इसकी। और जबकि अगर आप डेप्थ पे चले जाएंगे, ठीक है, वहां पे स्पीड आपकी इसको आप 0.5 नॉट के आसपास मिलेगी, ठीक है। 1 नॉट में 1.85 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है, मतलब कि इस स्पीड से वाटर जो हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा कहां पर, सरफेस पे। और जब डेप्थ जाएंगे तो 0.5 नॉट की स्पीड से, सरफेस पे 5 नॉट की स्पीड से, और डेप्थ पे 0.5 नॉट की स्पीड से, ठीक है। कोल्ड वाटर इज डेंसर, आप जानते हैं प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, देन वार्म वाटर। वार्म वाटर थोड़ा हल्का होता है, जबकि कोल्ड वाटर डेंसर होता है, ठीक है। डेंसर वाटर है, स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा डेंस होने की वजह से वो नीचे की तरफ बैठेगा। जब नीचे की तरफ बैठेगा, और लाइटर वाटर, जो वार्म वाटर है वो लाइट होने की वजह से ऊपर की तरफ आएगा, तो इससे एक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। सर्कुलेशन क्या होता है कि कोल्ड वाटर जो ओशन का है वो इक्वेटर की तरफ आता है, ठीक है,
और जो वार्म वाटर है वो मूव करता है पोल की तरफ। ठीक है, इस तरीके से अगर पोल से कोल्ड वाटर चल रहा है वो इक्वेटर की तरफ आएगा, यहाँ से जो वार्म वाटर है वो पोल की तरफ जाएगा। इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहता है। ओके, वार्म वाटर करंट्स ट्रेवल आउट फ्रॉम द इक्वेटर अलोंग द सरफेस फ्लोइंग टुवर्ड द पोल टू द रिप्लेस द सिंक कोल्ड वाटर। इस तरीके से वो रिप्लेस करता रहता है और ये सर्कुलेशन चलता रहता है और एक टेम्परेचर बैलेंस्ड बना रहता है, ना तो कहीं पे बहुत ज्यादा ठंडा होता है ना कहीं पे बहुत ज्यादा गर्म होता है। और जहाँ मिक्सिंग हो रही होती है उसका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। क्या, अभी हम बताते हैं। टाइप्स ऑफ ओशन करंट, मोस्टली आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि एक सरफेस करंट होगा, एक डीप करंट होगा, और भी कैटेगरी टेम्परेचर के हिसाब से कोल्ड करंट और वार्म करंट। ठीक है, और एक फर्स्ट कैटेगरी है सरफेस करंट और डीप वाटर करंट। एक करंट वो जो सरफेस पे फ्लो होगा और एक जो डीप होगा। ठीक है, अच्छा, सरफेस करंट ये आपको 10% वाटर में मिलेगा क्योंकि ऊपर ही ऊपर 10% वाटर, और जबकि जो डीप वाटर है, ठीक है, डीप वाटर करंट वो 90% ऑफ द ओशन वाटर को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, और जबकि जो सरफेस करंट है वो ऊपर का 10% में, ऊपर का 10% ये और नीचे 90%। तो ऊपर वाले में सरफेस करंट फ्लो हो रहा है और नीचे वाले में 90% वाटर में डीप वाटर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, जो सरफेस है वो आप कंसीडर कर सकते हैं 0 से लेकर 400 मीटर तक। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो सरफेस करंट होगा, और उससे नीचे जाएंगे तो वहां पे डीप वाटर करंट फ्लो होगा। ओके, ओशन करंट मैंने आपसे बताया कि इसको टेम्परेचर पे भी के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कोल्ड करंट, स्वाभाविक सी बात, कोल्ड वाटर लाएगा कहाँ पे, जहां पे वार्म वाटर है। ठीक है, ये आपको ज्यादातर ध्यान रखिएगा वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में मिलेंगे, इन लो एंड मिडिल लैटिट्यूड। लो और मिडिल लैटिट्यूड यहाँ पे कहीं पे अगर कॉन्टिनेंट है तो इसके वेस्ट कोस्ट पे मिलेंगे। ठीक है, कोल्ड करंट। और जबकि ईस्ट कोस्ट में मिलेंगे हायर लैटिट्यूड में, अगर और ऊपर जाते हैं इस जगह पे तो इसके ईस्ट कोस्ट पे मिलेंगे, ईस्ट पोर्शन में। जबकि लोअर और मिडिल के में अगर कोई कॉन्टिनेंट उसके वेस्ट कोस्ट में मिलेंगे। ठीक है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और उसी जगह जो वार्म करंट है जो कि कोल्ड वाटर की एरिया की तरफ जाता है वो आपको यूजुअली ऑब्जर्व द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन लो एंड मिडिल लैटिट्यूड। यहाँ पे आपको कोल्ड वाटर मिला था वेस्ट कोस्ट पे, और अगर हायर लैटिट्यूड में जाएंगे तो ईस्ट कोस्ट पे। उसी जगह पर वार्म वाटर मिलेगा लो और मिडिल लैटिट्यूड में ईस्ट कोस्ट पे, और हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे तो वेस्ट कोस्ट पे। ध्यान रखिएगा इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मेजर जो ओशन करंट है उनके बारे में जरा डिस्कशन कर लेते हैं। द एयर सर्कुलेशन ओवर द ओशन इन द मिडिल लैटिट्यूड इज मेनली एंटी साइक्लोनिक। जो एयर सर्कुलेशन है ओवर द ओशन, ठीक है, इन मिडिल लैटिट्यूड इज मेनली एंटी साइक्लोनिक। मिडिल लैटिट्यूड में यहां पे कहीं एंटी साइक्लोनिक है। ओके, एट हायर लैटिट्यूड वेयर द विंड फ्लो इज मोस्टली साइक्लोनिक। लोअर और मिडिल लैटिट्यूड में एंटी साइक्लोनिक एयर सर्कुलेशन, और हायर पे जाएंगे तो साइक्लोनिक होगा। ओके, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो डिस्कशन हो रहा है इसकी सारी पीडीएफ आप माई बुकलो ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसको डाउनलोड करने में तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाइएगा, वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और प्लीज़ ये सारे वीडियोस और भी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए क्योंकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी इस चैप्टर के थ्रू। तो हायर लैटिट्यूड पे साइक्लोनिक और लोअर और मिडिल लैटिट्यूड में एंटी साइक्लोनिक एयर सर्कुलेशन होता है। ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स द वार्म करंट फ्रॉम लो लैटिट्यूड टेंड टू मूव टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू देयर लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो वार्म करंट होती है लोअर लैटिट्यूड पे वो
राइट डायरेक्शन में, ओके, जैसे मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में, इस तरीके से। ओके, इन ओशन करंट का इफेक्ट क्या होता है? अच्छा, कुछ इसमें से वार्म करंट या कोल्ड करंट, इनके बारे में आप एग्जांपल, जैसे कि अगुलहास है, ठीक है, कोलोराडो है, ओके, और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पोर्शन में मिलती है कोल्ड करंट, वेस्टर्न पे मिलती है वार्म करंट। तो इस तरीके से बहुत सारी करंट्स हैं जिनको आप मैप में देखिएगा, समझिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन सी करंट किस पोर्शन में फ्लो हो रही है वर्ड पे। इसी वजह से मैंने यहाँ पे मैप नहीं ऐड किया, क्योंकि ये वर्क आपका है कि आप मैप में देखेंगे कौन सी करंट किस जगह पे फ्लो हो रही है, ईस्टर्न पोर्शन में या वेस्टर्न पोर्शन में, और किस कॉन्टिनेंट के पास फ्लो हो रही है। ये सभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देख के बताएंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है। नाउ, इन ओशन करंट का इफेक्ट क्या होता है? अगर ठंडी है तो डेफिनेटली वो कोस्टल एरिया पे ठंडा करेगी, और अगर वार्म है तो स्वाभाविक सी बात है कि कोस्टल एरिया को वार्म करेगी। मगर उसके बावजूद भी ये बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट डालती है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को भी ये डिसाइड करती है। जैसे कि वेस्ट कोस्ट पे ऑफ द कॉन्टिनेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, वही लोअर लैटिट्यूड या और मिडिल लैटिट्यूड, यहाँ पे आपको ठंडी करंट मिलेगी। होगा क्या, ये वहां पर मिलने वाले कोस्टल वाटर को भी क्या करेगी, ठंडा कर देगी। ठंडा करने से क्या होगा, आप जानते हैं कि अगर विंड ठंडी है तो उसमें मॉइस्चर की कमी होगी। मॉइस्चर की कमी होगी तो इस कारण से जो एरिया यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आएगा वो एरिड होगा। तो इसी वजह से बहुत से कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पोर्शन रेगिस्तान है, डेजर्ट एरिया। क्यों? वहाँ पे जो कांटेक्ट में विंड आती है वो क्या होती है, मॉइस्चरलेस होती है, उसमें मॉइस्चर बहुत ही कम होता है, जिसके कारण से वहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो पाता, और वो एरिड या सेमी एरिड एरिया हो जाते हैं, या डेजर्ट एरिया हो जाते हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कारण है। बहुत से एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है आपसे कि ज्यादातर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पोर्शन ही एरिड क्यों है, डेजर्ट एरिया क्यों है? क्योंकि उनके कांटेक्ट में आने वाली एयर या विंड ठंडी होती है, ठंडी होने की वजह से उसमें मॉइस्चर की बहुत कमी होती है, इस वजह से वहां पे वेजिटेशन नहीं हो पाता। ठीक है, एवरेज जो टेम्परेचर होगा रिलेटिवली लो होगा विद नैरो डायनोनल। डायनोनल का मतलब जो दिन और रात का टेम्परेचर है वो बहुत ही कम डिफरेंस का होगा, लगभग बराबर ही होगा। ठीक है, और फॉग आपको देखने को मिलेगा, बट जनरली द एरियाज आर एरिड। ठीक है, थोड़ी दूरी तक देखने को मिलेगा, वरना सब एरिड ही होता है रीजन। ठीक, फॉग वगैरह से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा वहाँ के वेजिटेशन को ग्रो करने में। ठीक है, तो एरिड ही रहेगा। जबकि वेस्ट कोस्ट, अगर मिडिल और हायर लेटीट्यूड में जाए, बेसिकली हायर लेटीट्यूड में जाए वेस्ट कोस्ट पे, आप जाते हैं, ठीक है, वार्म करंट मिलेगी जो वहां पे के कोस्टल एरिया में मिलने वाले ओशन या सी के पानी को भी गर्म कर देगी। इसके कारण से क्या होगा, वहां पे मैरीन क्लाइमेट बन जाएगा। मैरीन क्लाइमेट बनेगा तो वहां पे जो कांटेक्ट में आने वाली विंड है वो थोड़ी गर्म होगी, इसकी वजह से वो गर्म है तो उसमें मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर है तो वेजिटेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, बाय कूल समर एंड रिलेटिवली माइल्ड विंटर, समर कूल होगा मगर रिलेटिवली माइल्ड विंटर होगा। ठीक है, विद नैरो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पर भी ज़्यादा डिफरेंस आपको टेम्परेचर में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप इंडिया के ही साउदर्न पोर्शन पे जाएं तो लगभग टेम्परेचर हमेशा बराबर ही रहता है। मुंबई जैसे एरिया में भी चले जाएं तो लगभग 29 के आसपास ही रहता है। क्यों? ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तो ठंडी पड़ती है। ठीक है, ये वार्म करंट फ्लो पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट, ध्यान रखिएगा ईस्ट कोस्ट के लगभग पैरेलल ही फ्लो होती है ज़्यादातर करंट। ठीक है, इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड सॉरी। इसके कारण से क्या होता है, यहाँ पे रेनी सीजन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अपने सदर्न पोर्शन में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे जो करंट है कांटेक्ट में आ रही है वो वार्म है, वार्म होने की वजह से मॉइस्चर है, मॉइस्चर होने की वजह से रेन होगी। ठीक है, तो these area lie in a western margin of the subtropical anticyclone, subtropical anticyclonic, यहाँ